स्वागत है आपका डायलॉगस में। मैं हूं शंकर अनिमेश और बात करेंगे बिहार की। बिहार की राजनीतिक कहानियों में जो सबसे इस समय हॉट कहानी है वो है बीजेपी का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की है। और दूसरा, नीतीश कुमार ने किस तरह से अपने को एसर्ट किया है, या फिर पिछले 2 दिनों में जो नीतीश कुमार के नाराज होने की जो खबरें आई, क्योंकि कई सारी सीटें, जिस तरह से एलजेपी को 29 सीटें मिली है, उससे ये कहा गया कि नीतीश कुमार की कई सारी सीटें यानी कि जेडीयू की जो सीटें हैं वो भी एलजेपी के पास में जा रही है, यानी कि चिराग पासवान के पास में जा रही थी। और जिससे कि नीतीश खेमे में नाराजगी थी, नीतीश कुमार ने असर्ट किया। रत्नेश शारदा पहुंचे, रात में उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद नीतीश कुमार ने संजय झा और अपने जो विश्वास पात्र लोग हैं उनको बुलाया और उसके बाद फिर सीटों पे बातचीत शुरू हुई। आज पूरे दिन सुबह से गहमा गहमी जारी है, तो इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। इसके अलावा इस बिहार के इस कैंपेन और इस सीटों की जो मगजमारी है एनडीए और दोनों गठबंधन में, महागठबंधन में, उस पॉलिटिकल नैरेटिव का जनता पे क्या असर पड़ेगा, इस मुद्दे पे भी हम जानेंगे। तो हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से जो प्रवक्ता है बीजेपी की अनामिका सिंह जुड़ रही है पटना से, साथ ही आईआईटी के प्रोफेसर आदित्य राज जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल मुद्दों पर, बिहार के पॉलिटिकल नैरेटिव पे हमेशा से लिखते रहे हैं, हमेशा से बोलते रहे हैं। और शिवपूजन झा, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कई सारे अलग अलग सीनियर टीवी 18 जैसे अलग अलग चैनलों में काम करते हुए पटना से, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनामिका जी आपसे। बीजेपी का जो फर्स्ट लिस्ट है उससे बात करते हैं, फिर नीतीश कुमार पे आएंगे। जो फर्स्ट लिस्ट बीजेपी की जारी हुई है उसमें एक तरह से कुल मिलाकर कुछ सीटें थी जिसको लेकर ये कहा गया था कि ये एलजेपी को जा रही है, लेकिन जब लिस्ट आई उसमें वो फिगर कर रही है बीजेपी की लिस्ट में। तो क्या हुआ, ये जो रात से घटनाक्रम चला उसके बाद बीजेपी ने थोड़े से अपने हाथ एसर्ट किया, बीजेपी ने भी, और वो सीटें जो थी वो बीजेपी के खेमे में ही आ गई। देखिए, ये जो भी खबरें थी हैं जिन्हें हम सूत्र कहते हैं, वो अपने हिसाब से बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी कि कौन सी सीट किसको जा रही है या कौन सा प्रत्याशी। आप लगातार देख रहे होंगे आधिकारिक अपने हिसाब से बहुत सारे पोर्टल हैं जो अपने हिसाब से लिस्ट भी आपको दे देते हैं कि भाई यहाँ से ये लड़ रहा है या वो लड़ रहा है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के पास उसकी सीटें होने का विषय है, तो जैसे आप दानापुर के विषय में बात कर सकते हैं, तो हमारी परंपरागत सीट थी, बहुत तरह की बातें थी। और गठबंधन के समीकरण में क्या होता है कि हमें ये देखना आवश्यक होता है कि सबकी संतुष्टि भी आवश्यक है, प्रत्याशी कैसा है ये भी जरूरी है, और वो जीत कर आए ये भी जरूरी है। तो इस सारे मंथन के बाद अलग अलग सीटों का वितरण किया गया। और रात जैसी कोई बात नहीं है। जैसे अंतिम में हमारे घर में भी कोई कार्यक्रम होता है तो आप देखते हैं अंत में बहुत सारे निर्णय बदल दिए जाते हैं या बहुत सारे बिल्कुल। निर्णयों में सुधार की गुंजाइश होती है। तो ये बिल्कुल वैसे ही, ये बहुत स्वाभाविक है और बहुत व्यवहारिक है। 5 साल में एक बार चुनाव होता है, सारी पार्टियां अपने उन तमाम लोगों को संतुष्ट करना चाहती हैं जो लगातार उसमें काम कर रहे हैं। राज जी ने खासतौर से 2 सीट का जिक्र किया। उन्होंने जो बातें कही कि उनका जो एक बयान आया वो काफी सिग्निफिकेंट है। जिस तरह से एलजेपी ने ये क्लेम किया था कि उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 100% का स्ट्राइक रेट है, गिरिराज जी ने कहा कि 2010 का जो स्ट्राइक रेट था जेडीयू और बीजेपी का, वो सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट था। कहीं ना कहीं वो चिराग पासवान पे निशाना साध रहे थे। साथ ही 2 सीट का उन्होंने जिक्र किया, जो बकरी सीट का उदाहरण दिया, बरहमपुर सीट की बात कही। तो ये बातें इसलिए पब्लिक डोमेन में आई कि खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कैबिनेट मिनिस्टर इस बात को कह रहे हैं कि भाई हमारा स्ट्राइक रेट जेडीयू के साथ जो है वो बेहतर स्ट्राइक रेट है। और चिराग पासवान को जो 29 सीटें दे दी गई है इशारों इशारों में, वो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो बरहमपुर सीट, जहां पे उन्होंने जिक्र किया जिसका कि कितने बीजेपी के जो फाउंडर लीडर रहे हैं वो उस सीट से लड़ते रहे हैं, तो इससे बात सामने आई कि खटपट है घर में। देखिए, होता ऐसे है कि समझने की आवश्यकता है। निसंदेह गिरिराज सिंह जी ने जो कहा, स्ट्राइक रेट ज्यादा होने की बात हो, तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी देश की बड़ी पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड भी उसके साथ जो हमारा वोट का परसेंटेज रहा है, जो स्ट्राइक रेट रहा है उसकी, अगर हम इसके तुलना में बात करेंगे, चिराग पासवान जी के विषय में अगर बात करेंगे, तो देखिए जब भी राजनीति में भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक संगठन की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, सीटों के बंटवारे की बात हो या संगठन में काम करने की, मैं आपको बहुत बारीकी से बताना चाहती हूँ। या अभी भी जब सीट के वितरण की बात होगी, तो आप मानकर चलिए कि कोई ना कोई एक नियम तो सेट किया जाएगा, हम्म। कोई एक नियम बनाया जाएगा, कोई एक समीकरण तय किया जाएंगे कि भाई ऐसे होगा तो ऐसा। जिस तरह हम्म। से बाद में अगर मान लीजिए लोकसभा के हिसाब से सीटों का वितरण हो रहा है कि किसके पास कितनी लोकसभा है, उस तरह से देखा जा रहा है। अंतोगत्वा सबके बाद
एनडीए गठबंधन बिहार की बेहतरी के लिए कैसे काम कर सके, इसके लिए एक दो सीट इधर उधर होना महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे ऊपर बिहार है, बिहारी है, हम लोग है, उससे ऊपर हमारा राष्ट्रवाद है, हमारा देश है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हमारे युग पुरुष नीतीश कुमार जी हैं। ये बहुत छोटी बातें हैं देश के संदर्भ में और हमारे बिहार के संदर्भ। ठीक है, आपकी बात को आप मान लिया कि अल्टीमेटली एनडीए की जीत होगी, लेकिन शिवपूजन आपसे जानना चाहेंगे कि जो बीजेपी बहुत ज्यादा कंसिडरेट दिख रही है चिराग पासवान के लिए, और जिससे कि नीतीश की जो नाराजगी की बात आई, और नाराजगी की बात भी अगर आप इसको नकार देंगे ठीक है सोशल मीडिया पे या इधर उधर की बातें चल रही है, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने सिंबल अलॉट किए जिन 7 लोगों को, उसमें से एक व्यक्ति थे जो कि चिराग पासवान की पार्टी, उनकी सीट उस चिराग पासवान के पास जा रही थी। तो वो कहीं ना कहीं वहां से ये बात निकली कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज है इस एलोकेशन से। देखिए, नीतीश कुमार की नाराजगी की बात और इसकी चर्चा तो कल से ही शुरू हो गई थी शंकर निमेश जी, और उसके बाद हमने देखा कि कई जो है बैठकों का दौर हुआ। बैठकों के दौर के बाद अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी वो अस्वस्थ दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि सब चीज ठीक ठाक है एनडीए गठबंधन में। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई, चिराग पासवान के बेहद करीबी हैं, लोजपा आर में बड़े नेता हैं, उनसे बात हुई। वो भी अब नाराज दिख रहे हैं इस बात को लेकर के कि जो सीटें उन्हें प्रॉमिस की गई थी वो सीटें अब भाजपा ने भी दानापुर का ही जिक्र किया अनामिका जी ने, तो ये सीट अब रामकृपाल यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लोजपा का कहना था, अब सच्चाई क्या है पता नहीं, क्योंकि कौन सी सीटें दी गई थी लोजपा आर को ये इसकी पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन लोजपा आर के दिमाग में था कि दानापुर जैसी सीट से वो चुनावी मैदान में उतरेगी, तो उनका कहना है कि उनके बीच मंथन का दौर अभी चल रहा है। एक बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि जीतन राम मांझी जी का क्या बयान है। अगर चिराग पासवान को प्रॉमिस कर दिया गया, लोजपा आर को प्रॉमिस कर दिया गया कि 29 सीटें हम दे रहे हैं, बाकी जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो, इनको 6-6 सीट पर, दोनों की तरफ से कहीं कोई बयान नहीं आया था। आज बयान आता है जीतन राम मांझी का, जो कहते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी के कैंडिडेट्स के खिलाफ वो अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे, यानी कि एनडीए में सब कुछ बोध गया, और उसकी दोनों सीटों की बात कर रहे हैं कि वो भी कैंडिडेट उतार देंगे। वो भी कैंडिडेट उतार देंगे, यानी कि अभी जो है वो कहते हैं ना कि जो पूरी हार्मनी डेवलप हो जाती, जैसा कि ट्वीट संजय झा की तरफ से आया, तावड़े जी की तरफ से कल ट्वीट आया कि एकदम बहुत हार्मोनियस इसमें जो है सिचुएशन में इनके बीच सीटों का तालमेल हो चुका है। लेकिन देखिए, जो समझना है आउटकम क्या होना है। 29 की जगह तकरीबन 22 या 23 सीटों का जिक्र हो रहा है कि शायद 22 या 23 सीटें कुल मिलाकर के लोजपा आर को मिलेंगी, बाकी दो को 6-6 ही मिलना है। अब इनके पास ऑप्शन क्या है, हमें इस पर भी थोड़ा सा मंथन करना पड़ेगा। मुकेश सहनी की स्थिति आप देख चुके हैं कि क्या है, 60 से शुरुआत की थी, उप मुख्यमंत्री के पोजीशन से शुरुआत की थी, और वह अंदर से जानकारी ये निकल रही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर उनको दी जा सकती है 18 से 20 दी जा सकती है। मुकेश सहनी उधर ऑलरेडी वेट एंड वॉच मोड में है। लेफ्ट पार्टीज पहले से ही वो अपने कैंडिडेट सब वो अनाउंस करना शुरू कर चुके हैं, यानी कि महागठबंधन में पेश तो ज्यादा है ना एनडीए के बनिस्पत। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनके तरफ से शंकर जी ये सब की सब पोस्टरिंग है, और अनदर कपल ऑफ आवर्स मुझे लग रहा है कि चीजें यहाँ पर बिल्कुल वो आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज नाउ पिक्चर परफेक्ट, सब चीज अरेंज कर दी गई है, क्योंकि इनके पास किसी के पास ऑप्शन नहीं है। बड़ी बात यह है कि पहली बार मैंने देखा, और इस बात का जिक्र मैं पिछले चुनाव में भी लगातार करता आया था कि भाजपा को आखिर कब तक बैसाखी की जरूरत होगी। क्यों भाजपा को ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश कुमार एकदम इंडिस्पेंसिबल हो गए हैं। उसके फैक्टर्स थे, क्योंकि 2015 के चुनाव के जो नतीजे थे, उसके परिणाम, उससे भाजपा अभी तक नहीं उबर पाई है। लेकिन इस बार जो सबसे अहम बात हुई है, जिस हो गई है कि क्या भाजपा यहाँ पर बिहार में महाराष्ट्र प्ले करेगी, वो ये हुआ कि पहली बार बड़ा भाई छोटा भाई कोई नहीं, समकक्ष होकर, यानी 101 का बंटवारा हुआ, और इसके लिए नीतीश कुमार मान गए, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और ये सवाल जो लोगों के दिमाग में है कि क्या नीतीश कुमार इसके लिए मान गए, या फिर जो संजय झा या फिर जो इंटरलोकेटर थे जो बातचीत कर रहे थे, उन लोगों ने उस डील को सॉफ्टन करके एक तरह से नीतीश कुमार को हार्म किया, या नीतीश कुमार उस पे कड़ा मन अख्तियार करते हुए माने हैं, या फिर कई क्वार्टर से ये भी बात आई कि नीतीश कुमार ने ये कहा कि भाई चीफ मिनिस्टर का जो पद है वो अनाउंस होना चाहिए, पहले बीजेपी अनाउंस करे कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। तो अनामिका जी, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और बार बार लाडला मुख्यमंत्री कहते रहे अपनी रैलियों में, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो ट्रस्ट फैक्टर है, क्योंकि ये बात भी आ रही है कि अगर सब कुछ स्मूथ नहीं हुआ
जेडीयू के जो लोग हैं वो एलजेपी के लिए काम नहीं करेंगे, एलजेपी के जो लोग हैं जेडीयू के लिए काम नहीं करेंगे। वो जो ट्रस्ट फैक्टर है, क्या वो दरकने की शुरुआत हो रही है, या फिर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी अनाउंस कर देगी? क्योंकि अमित शाह बार बार जब ये कहते हैं कि चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन ये बात क्लैरिटी के साथ नहीं कहते कि अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। तो क्या बीजेपी अनाउंस करेगी आने वाले दिनों में? हम अनाउंस करते रहे हैं लगातार, इसमें बड़ा क्या संशय डिप्लोमेटिक, है? बड़ी डिप्लोमेटिक शब्दों में आप लोग अनाउंस करते रहे, कहते हैं नहीं, कि हम हमेशा नहीं, बिल्कुल आप आदरणीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी को सुनेंगे। मैं भी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और एमएलसी होने के नाते आपको बहुत मजबूती से कह रही हूँ, प्रश्न उस बात पर उठता है जहाँ कोई संशय हो। आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री होने में कोई संशय ही नहीं है, तो उस पर मतलब बात कि करने की 25 आवश्यकता से ही 30 नहीं नीतीश कुमार ही है। मुख्यमंत्री होंगे ना? वो जब तक चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए गठबंधन धर्म, बिहार में एनडीए की सरकार और बिहार के लोगों की बेहतरी, उनकी सुरक्षा, उन बिहार का भव्य बनना, उसका सुरक्षित बनना हमारे लिए इतना आवश्यक है हमारे लिए कि कौन मुख्यमंत्री होता है ये बहुत बड़ा विषय नहीं है। और वो मुख्यमंत्री है हमारे हमारे सारे बड़े नेता कहते रहे समय समय पर, इसमें संशय ही नहीं है। इस विषय पे बात करने की आवश्यकता ही मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे एक कार्यकर्ता के नाते कह रही हूँ, एक प्रवक्ता के नाते। एक विषय, दूसरा विषय, आपने एक चीज और जो मैंने आपकी सुनी ध्यान से कि क्या होगा, क्या लोजपा के जो लोग हैं, लोजपा के लोग जदयू के लिए काम करेंगे या जदयू के लोग? तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये बहुत स्वाभाविक है। राजनीति लंबे समय से मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से के समय से, उसके बाद मैं 2007 से करीब सक्रिय राजनीति में हूँ भाजपा की। जब भी टिकट घोषित होते हैं तो एक दूसरे दलों के लिए नहीं, आपस में भी जिस पार्टी में लोग होते हैं थोड़ी देर की नाराजगी होती है। ऐसे ही कहना चाह रही हूँ कि ये जैसे ऐसे ही होता है, घर में एक बेटे की शादी होना हो और बहुत सारे लड़के उसके लिए अलग अलग लड़कियां पसंद करके रखते हैं, और उनमें से एक लड़की से शादी होनी है तो एक सीट एक व्यक्ति को मिलनी है, तो बाकी सारे लोग थोड़ी देर नाराज होते हैं, उसके बाद सारे के सारे लोग बहुत तत्परता, बहुत समर्पण के साथ लग जाते हैं। तो ऐसे ही गठबंधन के सारे लोग इस बात के लिए लगेंगे, वो जदयू के लिए, लोजपा के लोगों की लगने की बात हुई, लोजपा नहीं, की बीजेपी जदयू और के जेडीयू लोगों की की बात केमिस्ट्री तो करें। चलिए वो ठीक है, वो ट्रांसफर हो जाएगा बाकी बीजेपी भी और सारे, जेडीयू में। आप मेरी बात का यकीन करिए, आप देखेंगे सबको लगे हुए, मैंने देखा है, क्योंकि हर क्योंकि व्यक्ति। आज जो शिवपूजन जिस बात का जिक्र कर रहे थे, उस बात का मैं भी जिक्र करूं कि तमाम नेताओं ने, जिसमें कि उपेंद्र कुशवाहा से लेकर सम्राट चौधरी से लेकर तमाम नेताओं ने एक ट्वीट किया कि एनडीए के दलों में सीट संख्या का सौहार्दपूर्ण बातचीत में हो चुका है, और किस तरह से बिल्कुल शाम ठीक तक। है, आप मुझे एक बात लेकिन बताइए। जेडीयू के किसी भी नेता ने उस ट्वीट को, जो कि दिल्ली से भेजा गया था, उसको न ट्वीट किया न रिट्वीट किया। तो देखिए, कई आप बार समझ क्या सकती होता है। है, मैं समझ रही हूँ, कई बार क्या होता है कि बहुत शीर्ष नेतृत्व पे, जिस भी दल के नेता बैठे होते हैं शीर्ष नेतृत्व पे, उनकी बहुत सारी भावनाओं का, बहुत सारे हजारों लोग उनसे जुड़े होते हैं, लाखों लोग जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना होता है। और कई बार उनकी भावना ऐसी होती है, और कई बार संशय की स्थिति में सीट को लेकर उतने ज्यादा नहीं होते हैं कि किस तरह का बयान देना है जिससे उनके से जुड़े हुए उनके अनुयायी हैं वो भी प्रसन्न रहे, और गठबंधन है उसमें भी एक संतुष्टि का भाव, एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव, इसलिए कई बार क्षणिक रूप से बहुत सारी चीजें आती है। ये तो बहुत बड़ी चीज है। आप मुझे बताइए, घर में एक सोफा खरीदने जाते हैं तो भी पति पत्नी को तय करने में घंटों लग जाते हैं कि ठीक है, कौन सी चीज घर ठीक के है, अंदर 5 लोग हैं, तो बिल्कुल वैसे ही है। ये बहुत ठीक बड़ा है। नहीं है, सब एक दूसरे के लिए लगेंगे, एनडीए की बहुमत से सरकार बनेगी, क्योंकि यही बेहतर है बिहार के लिए और बिहारियों के लिए, हम सबके लिए। जी, प्रोफेसर आदित्य राज जी, आपसे जानना चाहूंगा कि ये चूंकि चुनाव जो इलेक्शन होते हैं वो नैरेटिव का गेम होता है। हर चुनाव में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे पहले एम होता है कि वो उस नैरेटिव को कैसे जनता तक पहुंचाए। अब जो नैरेटिव आज की तारीख में इस तरह की महागठबंधन में सीटों को लेकर मार मची हुई है, एनडीए में रस्साकसी चल रही है, नीतीश कुमार एजिंग है, नीतीश कुमार को याद नहीं रहता जो चुनाव से पहले ही पिछले 6 महीना से चल रहा है। आपको लगता है कि बिहार चुनाव का सेंट्रल नैरेटिव आज की तारीख में क्या है? अभी भी वही नैरेटिव है कि जो लालू का जंगल राज और उससे बचाना है, या फिर प्रशांत किशोर का नैरेटिव इस समय जमीन पे काम कर रहा है कि भाई 25 सालों से तो इसी एनडीए की सरकार है यहाँ पे, उसके बाद भी बीजेपी बिहार का उस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं है, माइग्रेशन क्यों यहाँ से इतना ज्यादा है? तो सेंट्रल नैरेटिव आज की तारीख में आप क्या देख रहे हैं बिहार चुनाव का? देखिए, बिहार के चुनाव में विकास का मुद्दा तो नियमित रूप से आता ही रहा है, लेकिन इस चुनाव में देर इज न्यू नॉर्मल। हम्म। दिस न्यू नॉर्मल, ये इसमें जो है भाजपा और जेडीयू का इक्वेशन के साथ साथ, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं,
चिराग पासवान ने एंट्री लिया है, पिछली बार वो अलग लड़ रहे थे, इस बार साथ में उनको एडजस्ट किया है। उनको एडजस्ट करके जितने सीटों के लिए जो मंथन हुआ, उससे ज्यादा कौन कहाँ से लड़ेगा इसको लेके मंथन हो रहा है। और जहां तक नैरेटिव की बात है, मुझे लगता है महागठबंधन ने जो कुछ भी कोशिश किया या कर रहे हैं वो अपनी जगह है। लेकिन इस बार बिहार के चुनाव में प्रशांत किशोर ने एक सटल नैरेटिव सेट किया है। सो प्रशांत किशोर इज सेटिंग द नैरेटिव which the other parties are trying to save themselves from it. प्रशांत किशोर ने किसी के बारे में कहा उससे बचने का, so that will be, once everybody settles कि सब लोग साथ में हैं, ऊपर से नेताओं का ये ये आदेश आएगा कि भाई सब लोग छोड़ो, साथ में मिलके लड़ना है, जेडीयू हम सब लोग, महागठबंधन में भी ऐसा ही होगा। लेफ्ट पार्टीज, आरजेडी की हाउस अभी जब भी संभलेगी कांग्रेस के साथ मिलके करेंगे। पर प्रशांत किशोर ने एक अलग नैरेटिव रखा है, जिससे कि एक पब्लिक कॉन्शियंस में लोगों को समझ में आ रही है, समझने का कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो ही डजंट हैव अ बिग ऑर्गेनाइजेशनल बेस एज द बीजेपी एंड अदर पार्टीज हैज, but the narrative is always about development, and this narrative is given a new color, a new rainbow color by Prashant Kishore. That is my take on it. लेकिन कई सारे लोग ये कहते हैं कि ठीक है, प्रशांत किशोर इज एक्स फैक्टर ऑफ बिहार इलेक्शन, लेकिन कई बार एक्स फैक्टर अगर बिना बेस के, बिना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के चुनाव लड़े तो उसको उस तरह की सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि लोगों ने उनकी तुलना कई बार केजरीवाल से की कि केजरीवाल भी एंटी करप्शन क्रूसेडर बनकर दिल्ली में आए थे और उसके बाद वो सरकार बनाने में कामयाब हुए। तो उनके पीछे के जो फैक्टर थे वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट थे प्रशांत किशोर से। तो आपको क्या लगता है इस बिहार चुनाव में कि क्या प्रशांत किशोर नैरेटिव सेट करने के अलावा और खास करके सोशल मीडिया के नैरेटिव सेट करने के अलावा ग्राउंड पे, बूथ पे, जहां पे बीजेपी का पन्ना प्रमुख डिप्लॉय होता है और वैसे ही आरजेडी या एम्प्लॉय नहीं होता, एम्प्लॉय नहीं होता, कार्यकर्ता होता है। कार्यकर्ता होता है, मैं डिप्लॉय कह रहा था, एम्प्लॉय नहीं कह रहा था। ओके। हाँ, तो बीजेपी का जब बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख, ये सारे लोग जब मतदान केंद्रों पे होंगे तो वहां पे प्रशांत किशोर कितने इफेक्टिव होंगे, ये कैसे आप इसको देखते हैं? शंकर जी, जैसे आपने कहा, नैरेटिव तो प्रशांत किशोर ने सेट किया है, काफी 2-3 सालों से वो लगातार काम कर रहे हैं। पर जैसे ही दोनों जो मुख्य दल हैं, खासकर एनडीए अपने हाउस को संभालेगी, और फिर साथ में शायद अभी यहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ऊपर से और लोग बोलेंगे कि भाई सब लोग मिल के अब काम करो। एक बार जैसे ये होगा, सो आई थिंक द नैरेटिव विल बी sort of counter attacked, and new narratives will be set, and as I said, this is a new normal. इसमें फिर जब बूथ पे बात होगी, चूंकि बीजेपी का मैंने देखा पिछले 5 सालों में ऑर्गेनाइजेशनल बेस बढ़ता चला गया है, जिसकी वजह से ये निगोशिएट भी अच्छे से कर पाए हैं। पहले जेडीयू को ज्यादा सीटें दी गई थी, इस बार देखिए बराबर है। और मुझे लगता है जब ये वोट को रिजल्ट्स में, तो आई थिंक बीजेपी हैज अ एज हियर बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टर। एंड आई थिंक आरएसएस की अभी वो 100 साल की जो हुई थी, उसमें एक अलग तरीके से हुआ, तो उसको ट्रांसफर करेंगे। एक बार जब सब साथ में आ जाएंगे तो करेंगे। ऑल्दो प्रशांत किशोर ने नैरेटिव सेट किया है और कर रहे हैं, पर उनका टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन में, और उन्होंने सबके बारे में, करप्शन के बारे में कहा, अब लोग उनके टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेके बात कर रहे हैं। सो द नैरेटिव इज नॉट बीइंग एक्चुअलाइज्ड एज आई सी बाय प्रशांत किशोर, बट ही इज सेटिंग द नैरेटिव। शिवपूजन, अगर हम सीटों की बात करें कि जो नीतीश कुमार की जो नाराजगी की बातें चल रही हैं और जो पिछले 2 दिनों से जिस तरह से कई सारी सीटों पे, जिसमें राजगीर की सीट की बात आई, राजगीर सीट वैसे तो 1995 से 2010 तक बीजेपी के पास में रही, लेकिन उसके बाद वो जेडीयू के पास में चली गई। जिस राजगीर में नीतीश कुमार इतना बड़ा स्टेडियम बनवाया और राजगीर वो बार बार अपने गवर्नेंस के एजेंडा को पूरा करने के लिए राजगीर जाते हैं, एक तरह से राजगीर उनकी सोल के काफी नजदीक है। वैसी स्थिति में अगर राजगीर की सीट एलजेपी को दे दी जाए तो नीतीश कुमार कहां तक इसके लिए तैयार होंगे? या फिर जिस तरह से जमा खान वाली सीट की चैनपुर की भी बात हुई, तो आपको लगता है कि जिस तरह से पिछली बार 2020 में लल्लन सिंह के साथ में कांड हुआ था और उससे पहले आरसीपी के साथ में हुआ,
क्या संभावना आपको दिखती है कि ये संजय झा के साथ भी ऐसा हो सकता है, या ठीक है ये सब छोटी मोटी बातें एक दो दिन में सलट जाएंगी और फिर स्मूथली एनडीए का जो कारवां है वो आगे बढ़ जाएगा? देखिए, अभी फिलहाल तो कोशिश होगी जदयू की तरफ से, भाजपा की तरफ से, दोनों ही की तरफ से जो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, छोटे छोटे एबरेशंस हैं, टू पुट हम्म। इट असाइड। अभी दे विल हम्म। बरी द हैचेट, बिल्कुल हम्म। उसको छुपा देंगे आपस में। मतलब दे विल नॉट बी डाइवर्स ड्रॉन। सबको पता है कि भाई एक फॉर्मिडेबल फोर्स दूसरी तरफ खड़ी है। इस बार का हम्म। चुनाव दिलचस्प है। प्रोफेसर साहब बहुत सटीक विश्लेषण करते हुए वो बता रहे हैं कि भाई प्रशांत किशोर ने नैरेटिव तो सेट किया। हम्म। उपचुनाव के नतीजे जो आए थे वहां तकरीबन अगर 10% का वोट शेयर लेकर के प्रशांत किशोर महागठबंधन को बहुत बड़ा नुकसान और डेंट पहुंचा सकते हैं, तो ये कहा नहीं जा सकता कि प्रशांत किशोर किसको डेंट करेंगे। इस पर कहीं कोई सटीक विश्लेषण नहीं हो सकता, क्योंकि सब कुछ निर्भर करेगा चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स पे। तो यानी कि हम्म। हम देख रहे हैं कि पहली बार बिहार के चुनाव में हम एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट की ओर हैं। यानी कि विक्ट्री मार्जिन बहुत कम होना है। और जब विक्ट्री मार्जिन बहुत कम होना है, आपको याद होगा कि 2020 चुनाव के परिणाम जब आए थे, क्या था विक्ट्री मार्जिन? मात्र 12,1500 वोट से एक सरकार बन गई, दूसरी सरकार नहीं बन पाई। जो बिल्कुल। जो विनर्स थे उनमें और लूजर्स के बीच में विक्ट्री मार्जिन क्या था? इस बार आप देखेंगे कि मुकाबला इतना ज्यादा दिलचस्प है कि ये विक्ट्री मार्जिन बहुत कम रहेगा। महागठबंधन अभी क्या है कि वो अभी एकजुटता का परिचय नहीं दे पाया है, लेकिन एनडीए को अगर एकजुटता का परिचय एनडीए नहीं देगी, जैसा जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि विल गो अगेंस्ट चिराग पासवान, या चिराग पासवान अपने इंटायर काडर को नहीं कहेंगे कि जदयू के लिए वोट की मांग करो, तब तक मुझे लगता है कि एनडीए के लिए भी राह बहुत जो है आसान नहीं है। लेकिन जो आपने मूल प्रश्न किया था कि जो कुछ भी किया गया ललन सिंह के लिए या आरसीपी के लिए पास्ट में, क्या वैसा ही कोई निर्णय लिया जा सकता है संजय झा जी के लिए? कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप देखिए, जब महागठबंधन से संबंध विच्छेद हुआ था और बीजेपी ने थोड़ी देरी कर दी थी, नीतीश कुमार के घर भोजन के लिए नहीं पहुंचे थे, और वही वक्त था जब यहाँ गवर्नर को लेटर ऑफ सपोर्ट प्रेजेंट करना था, तो संजय झा खुद ब खुद, पहली बार मैंने देखा संजय झा खुद ब खुद अपनी गाड़ी लेकर के भाजपा के कार्यालय पहुंचे थे, और उसके बाद फिर भाजपा के तमाम नेता जो है उनके साथ हुई थी नीतीश कुमार के घर, और उसके बाद फिर लेटर ऑफ सपोर्ट सबमिट किया गया था। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की तरफ से कहीं कोई बयान नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार जब भी किसी पब्लिक अपीयरेंस में होते हैं, उनके इर्द गिर्द सम्राट चौधरी दिखेंगे, विजय सिन्हा दिखेंगे आपको, या फिर आपको जदयू की तरफ से कभी आपको अशोक विजय चौधरी जी चौधरी। दिख जाएंगे, संजय संजय जी दिख जाएंगे, विजय चौधरी दिख जाएंगे, ललन जी थोड़ा सा कम दिखते हैं। तो कयास तो ये लग रहा है ना कि भाई डिसीजन आखिर ले कौन रहा है। और मुझे हम्म। लग रहा है कि जो भी डिसीजन लिया जा रहा है, इस पे जदयू की जो चार स्तंभ की बात की जाती है, मोर हम्म। और लेस दे आर ऑन द सेम पेज। तो अभी हम्म। आने वाले वक्त में संजय जी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखा दिया उन्होंने भाजपा के प्रति, और बार्गेनिंग टेबल पर जदयू जो है क्योंकि कहीं। आज और कल जो सीएम हाउस के बाहर जो सारे लोग भागलपुर वाले डटे हुए थे, वो सब कहीं ना कहीं टारगेट कर रहे थे कुछ नेताओं को, और इशारा कर रहे हैं। इशारा कर रहे थे। और ये भी बात आई कि जब जिस भागलपुर के सांसद ने इस्तीफे की बात कही, उसके बाद जो उनकी सीट थी, उनके इलाके की जो सीट थी जिसको लेकर वो नाराज थे, वो बीजेपी ने वो सीट छोड़ दी जेडीयू के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों का गुस्सा जो है उस चौकड़ी के दो तीन नेताओं की तरफ खास तौर से है। और नीतीश कुमार, सुशील मोदी एक बात कहते थे हमेशा उससे, कि नीतीश कुमार हमेशा दो खिड़की खोल के रखते हैं। जब उनको जिस खिड़की से जहां पे एंटर करना होते हैं उस खिड़की से एंटर कर जाते हैं। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार जब पिछली बार उन्होंने कुछ नेताओं के कहने पर बीजेपी से संबंध तोड़ा था, तो हर पब्लिक मीटिंग में नीतीश कुमार टारगेट करते हैं कि इनके कहने पे मैं बीजेपी से अलग हुआ था। कल की तारीख में जब अगर पोस्टपोल सिनेरियो में एक इमेजिन करेंगे, सिनेरियो है कि जेडीयू की सीटें कम हो जाती हैं और वैसी स्थिति में एलजेपी की जो सीटें हैं वो तो बीजेपी के खाते में ही गिनी जाएगी एक तरह से। तो दोनों मिलकर अगर प्रेशर नीतीश कुमार पे बनाएंगे तो नीतीश कुमार सबसे के टारगेट पे सबसे पहले ये सारे नेता होंगे जिन्होंने सीट एडजस्टमेंट कराई है बीजेपी से। बिल्कुल ये संभव है, बिल्कुल संभव है ये शंकर जी। और मुझे लग रहा है, देखिए क्या है कि चूंकि डिसीजन मेकिंग अभी कौन कर रहा है जदयू में किसी को नहीं पता, खेमेबाजी जदयू के अंदर है, ये सबको पता है।
ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद जदयू का क्या हासिल होगा, कितने टुकड़ों में जदयू बंट जाएगी। और इसी वजह से था ना कि जदयू के कुछ कद्दावर नेता थे, बार बार मांग कर रहे थे कि निशांत को अब आगे आना चाहिए और पार्टी बिल्कुल। की कमान निशांत को दे देनी चाहिए। और ये तो हम देखते आ रहे हैं ना पूरे भारतवर्ष में, अगर आप गौर करें क्षेत्रीय दलों का क्या हासिल होता है अगर उत्तराधिकारी घोषित नहीं होता है तो इस संभावना बीजेडी से। सामने एग्जाम्पल है, बीजेडी में जो आज की स्थिति में है, बीजेडी या की आगे का फ्यूचर क्या होगा कोई। बसपा का ही जिक्र देख लेना, बसपा की क्या बिल्कुल। स्थिति हो रही है। तो उत्तराधिकारी के चक्कर में यहाँ पर वो कयास लगना काफी तेज हो चुका है। लेकिन मुझे लग रहा है कि एनडीए को थोड़ा एडवांटेज है इस स्टेज पे। मोरलेस जो मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस थे, बोन ऑफ कंटेंशन थे, अब इक्का दुक्का सीटों को लेकर के पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस होंगे। इधर के डिसग्रंटल लॉट उधर का रुख करेंगे। आज नीतीश कुमार के घर के आगे गोपाल मंडल धरना दे सकते हैं, लेकिन उनकी नाराजगी तो पिछले 8-10 दिन से लगातार थी। वो तो अपने चांसेस के खिलाफ काफी मुखर थे। तो ये बिल्कुल। इनफाइटिंग को भी दिखा रहा है। और मुझे लग रहा है कि अगले 2-3 दिन तक ये धरना प्रदर्शन इस खेमे में, फिर जब महागठबंधन के अंदर जब वहां पर कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट होगा तो ये स्थिति वहां पर भी आपको उत्पन्न होगी। और इसमें बेनिफिशियरी आपको प्रशांत किशोर दिखेंगे, क्योंकि इनके कद्दावर नेता फिर रुख करेंगे प्रशांत किशोर की पार्टी का। तो आप कुल मिला के मान रहे हैं कि फिलहाल जो एज है वो एनडीए का है। ये इस सवाल को प्रोफेसर साहब से लेते हैं। आदित्य राज जी, आपके हिसाब से तीनों जो, क्योंकि ये चुनाव काफी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि पहली बार बिहार का चुनाव एक तरह से ट्रायंगुलर हो रहा है। हालांकि तीसरा मोर्चा हमेशा से बिहार में रहा है, जो कि कई सारी सीटें जिसमें कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं वो 17-18% का वोट शेयर ले जाती हैं, इंडिपेंडेंट वगैरह सब अगर उसमें जोड़ दें। लेकिन एक तरह से औपचारिक रूप से जिसको कहते हैं ट्रायंगुलर चुनाव, प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर बार बार ये कहते रहे हैं कि 10% का वोट शेयर लेने में बीजेपी को 20 साल लगे। उस प्रशांत किशोर को अगर 7-8% का वोट शेयर, 9% का वोट शेयर आता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। आप कैसे देखते हैं प्रोफेसर साहब बिहार के चुनाव को? अब प्रसाद किशोर ने तो एज लिया है, ही विल बी एनीवेयर बिटवीन 5 and 10% ऑफ द वोट्स है, और ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा जैसे सिपूजन सर ने कहा, ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होगा। बट आई थिंक दिस इलेक्शन अप अंटिल नाउ द बीजेपी इज इन द ड्राइवर सीट. They have negotiated well with the JDU. They have got Chirag to come up and join hands, and they are calling the shots. अभी महागठबंधन में देखिए, अभी जो एनडीए कर चुकी है, किसको कितना सीट मिला ये डिसाइड हो गया। प्रॉब्लम हो रहा है कौन कहां से लड़ेगा ताकि सारे कार्यकर्ता एक साथ आए। ये महागठबंधन में अगले एक सप्ताह में ये सेटल हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आरजेडी उधर ड्राइव करेगी, और आरजेडी के घर में अभी खुद ही कई तरह का तनाव है, इनके करप्शन चार्जेस, तो ये खुद सीट निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। अभी दोनों भाई में भी है। तो आई थिंक इन दिस इलेक्शन आई एम नॉट श्योर हु विल बी द सीएम लेटर, बट द बीजेपी इज इन द ड्राइवर सीट, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ दे निगोशिएट ड्यूरिंग द पोल्स एंड आफ्टर द पोल्स। अनामिका जी, आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे कि प्रोफेसर ने कहा कि बीजेपी ड्राइविंग सीट पे है, पिछले चुनाव में आपने नीतीश कुमार को 3rd नंबर की पार्टी बना दिया, 43 सीटों पे ले आए। इस चुनाव में विधानसभा में जो बड़े भाई की भूमिका थी वो आपने खत्म कर दी। चुनाव के बाद क्या होगा? मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा? मैं पहले आपको करेक्ट करना चाहूंगी। पिछले चुनाव में हमने तीसरे नंबर की पार्टी लिया है। कोई भी दल गठबंधन में जब होता है, और मैं काफी देर से सुन रही हूँ ट्रायंगल चुनाव या प्रशांत किशोर जी, उनके विषय में भी मैं बात करना चाहूंगी उस पर। सबसे पहले आपने आदरणीय नीतीश कुमार जी के विषय में कहा, कोई भी दल जो होता है वो ये तय करता है कि वो किन को उम्मीदवार बनाएगा और किन को चुनाव के मैदान में वो उतारेगा। और अगर वो किसी भी कारण से, किसी समीकरण के कारणों से या उनके कुछ व्यक्ति विशेष की पसंद के कारण ऐसे लोग चुनाव में चले जाते हैं जो सीट जीत कर नहीं ला पाते, तो किसी भी दल का बिल्कुल और बिल्कुल विशुद्ध रूप से उसका आंतरिक मामला है। आप ये बताइए कैसे संभव है ये जो मीडिया में आप लोग नैरेटिव करते हैं, और ये निस्संदेह छोटी छोटी सनसन आप तो नहीं करते हैं, कई बार पोर्टल करते हैं, छोटी छोटी बातों को इतना ज्यादा बड़ा करके दिखा देना और उस पर जनता को गुमराह करना। मैं देखती हूँ कि किस तरह से होते हैं। आप एक बात को खुद सोचिए, अगर आदरणीय नीतीश कुमार जी उनके जो प्रमुख नेता हैं उन लोगों ने जब उम्मीदवार तय किए और अगर वो हारते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का उसमें क्या लेना देना, एक विषय। या भारतीय जनता पार्टी के हमारे उम्मीदवार हारते हैं तो उसमें किसी और का क्या लेना देना है, एक विषय पर। दूसरा विषय, आपने मुझे कहा कि नीतीश कुमार जी को हम ड्राइविंग सीट पे देखिए, अपने कार्यकर्ताओं के समर्पण से, उनकी कर्मठता से हम लोग ड्राइविंग सीट पे, हम नॉर्मली भी ड्राइविंग सीट पे होते हैं, चुनाव हो या ना हो।
भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता और हमारे यहाँ मंडल बूथ अध्यक्ष के कार्यकर्ता से लेके पन्ना प्रमुख और जो हमारा सीएम भी होता है किसी प्रदेश का, वो भी एक कार्यकर्ता ही होता है और वो 24 घंटे 365 दिन काम करने के मूड में ही होता है। आप यकीन करिए, हम लोग वैसे ही काम करते हैं। उसके कारण ड्राइविंग सीट पे आदरणीय नीतीश कुमार जी, पिछले बार भी हमने उन्हें बड़ा भाई माना हमेशा और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया और इस बार भी ऐसा ही होगा, ये बात मानकर चलिए, क्योंकि हम आदरणीय अटल बिहारी जी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने कहा था कि सरकारें रहे ना रहे, ये राष्ट्र रहना चाहिए। तो राष्ट्र हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बार बार बात आती है प्रशांत किशोर जी की और त्रिकोणीय चुनाव की। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं बड़ी निराश हुई क्योंकि मैं राजनीति में बाद में आई। शिवपूजन झा जी और हम दोनों एक साथ डीडी न्यूज में हुआ करते थे दिल्ली में। अच्छा। तो जी हम दोनों साथ में रहे हैं और मुझे पता है मेरा एकेडमिक और दूसरी चीजें। तो मैं आपसे विशुद्ध रूप से एक नागरिक होने के नाते, एक बुद्धिजीवी होने के नाते कहना चाहती हूँ, आप हैं या भी प्रोफेसर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एक बात समझने की बहुत आवश्यकता है। नैरेटिव जो उन्होंने सेट किया वो सोशल मीडिया पे किया और जितने भी आप देखेंगे वो जो जितने भी पोर्टल बोल रहे हैं उनको आप देखेंगे लगातार, मुझे लगता है कि 700 से 1000 के बीच में उन्होंने कुछ पोर्टल लोगों को पैसा देके खड़े कर रहे हैं। उनकी जो आयु है और जितने भी छोटे छोटे चैनल्स हैं, एक दिन इन्हें बैठे बैठे सर्च किया। हमें इतना काम होता है कि हम इस पे काम ही नहीं कर पाते, हम ये सब नहीं देख पाते, हमें हमेशा काम करना होता है। नहीं, ये वाला अनामिका जी, ये वाला जो आरोप आपने लगाया है, आरोप नहीं लगा रही, यकीन मानिए, आप यकीन मानिए। अच्छा, आप ये बताइए कि सारे जो टीवी चैनल के एंकर, मैं वो भी बता रही हूँ आपको, मैं आऊंगी इस बात पर, मैं आऊंगी आपकी इस बात पर भी। मुझे नहीं लगता कि वो कैसे सेट हुए, और चूंकि देखिए मैं भी इसी समाज में रहती हूँ, कैसे प्रोजेक्टेड न्यूज होती है नीचे से लेके ऊपर तक पता है। चलो इस बात को भी उन्होंने या तो लोगों को काम पे रखा, ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने एक टीम खड़ी की सोशल मीडिया की कि भाई तुम इस काम पे लोगों की तुम ये करो, क्योंकि मैं देख रही हूँ अधिकांश के प्रोफाइल जो है वो लॉक्ड है। मैं आपको मतलब बता सकती हूँ ऑन स्क्रीन, और अधिकांश या जो उनमें से उनकी आयु बहुत कम है। किनकी आयु? पोर्टल की आयु वो जल्दी जल्दी बनाए गए हैं। एक विषय। दूसरे विषय, अगर उन्हें चुनाव लड़ना ही है, अभी एक विषय आप कह रहे थे और भी लोग कह रहे थे कि वो 3 साल से काम कर रहे हैं। मैं आपको उनके काम के विषय में कहना चाहती हूँ, काम जब स्टेज पे उनके कीचड़ लगे हुए पजामे को दिखाया जाता है, मेरे भाई हम रोज ऐसे काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रोज ऐसे काम करता है, उसके कपड़ों में रोज कार्यकर्ता से लेके और मंत्री मुख्यमंत्री रोज उसके कपड़ों में कीचड़ होती है। पर विषय यह है कि आप क्या बना रहे हैं, आप क्या ले जा रहे हैं। आप काम करने का सबसे पहले तो विशुद्ध रूप से आप यहाँ राजनीति करने और सरकार में सत्ता हासिल करने आप यहाँ में, उसमें आप बार बार नहीं, लोग उनको ट्रैक्शन इसलिए मिल रहा है नामिका जी कि जो वो मुद्दे उठा रहे हैं। देखिए बेसिर पैर की बात करके आप कोई भी आप उन्होंने जैसे आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री हमारे सम्राट चौधरी जी के विषय में कह दिया, क्या आपने कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है? हम 4 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आप तीनों को जज करिए, आपने कभी उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी है? वो एक डिक्टेटर की तरह व्यवहार करते हैं। मैं निराश हूं उनसे, मुझे कोई शिकायत नहीं उनसे, और वो मुझे इतने बड़ा वो नहीं लगते हैं, बहुत सारे वो आंकड़े जानते होंगे। मुझे निराशा है उनसे, वो बेहतर कर सकते थे। वो निराशा आज हुई ना, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री के साथ इतनी अच्छी उनकी केमिस्ट्री, उनकी पीएम के साथ इतनी अच्छी केमिस्ट्री, उनके लिए उन्होंने पूरा चुनाव कैंपेन डिजाइन किया, 2014 का चुनाव लड़ा है। मुझे पहले दिन से निराशा है उनसे। जिन लोगों ने, जिन पार्टियों ने उनको हायर किया, उन्होंने क्या किया मैं उसके विषय में नहीं जानती। मैं व्यक्तिगत एक नागरिक के नाते आपको बता रही हूँ, मुझे पहले दिन से उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका, आरोप लगाने से मुझे बीजेपी के लिए बीजेपी का पूरा कैंपेन डिजाइन, आप ईमानदार हो सकते हैं पर सारी दुनिया भ्रष्ट हो ऐसा भी जरूरी नहीं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप ईमानदार है सारी दुनिया। एक विषय हुआ। दूसरी बात मैं आपको एक बता दूं, आपको करेक्ट कर दूं, जो कहा जा रहा है वोट शेयरिंग, वो सारे निर्दलीय उम्मीदवार, बहुत सारे निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं जो अपनी क्षमता पे 5, 10, 15,000 वोट ले आते हैं। वैसे सारे लोगों को सिस्टमैटिक तरीके से उम्मीदवार बनाकर और फिर ये तय करना कि हमने इतना वोट परसेंटेज हम लेकर आए हैं, ये बहुत जिम्मेदार बात नहीं और ये बहुत मजबूत दावा भी नहीं। वो तो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन वो असली जो बात है कि वो जो मुद्दे उठा रहे हैं, एक ऐसा प्लेयर जो कि बिहार के चुनाव में पहली बार एंटर कर रहा है, जिसका की क्रेडेंशियल है, जिसने कि देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव डिजाइन किया, उसने 2014 का चुनाव लड़वाया। एक बार सुनिए, जब चुनाव होता है, सुनिए, तो हमारे बहुत सारे होर्डिंग और पोस्टर लगाने वाले लोग भी होते हैं, हमारे यहाँ मंच भी लगते हैं। तो प्रशांत किशोर होर्डिंग लगा रहे थे? होर्डिंग नहीं लगा, ऐसे बहुत सारी टीम काम करती है, बहुत सारे लोग काम करते हैं।
मैं भी मान लीजिए कोई रैली होती है उसमें मैं भी बहुत काम करती हूँ, तो कहूँ कि उस सब चीजों का क्रेडिट मुझे ही है, तो ऐसा संभव नहीं। और अगर इतने योग्य हैं तो मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, पर वो बेहतर तरीके से, कम आक्रामक होकर और कम अजीब तरह से वो बिहेव करते हैं। मुझे लगता है उन्हें ज्यादा सकारात्मक राजनीति और रचनात्मक राजनीति करने की आवश्यकता है। एक बेहतर विपक्ष हमारे सामने होगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। ठीक है अनामिका वो जी, न्यायाधीश की तरह, कोर्ट की तरह और संसद की तरह व्यवहार ना करे, वो एक नागरिक की तरह व्यवहार करे, एक राजनेता की तरह व्यवहार करे। उनका स्वागत है बिहार की राजनीति। शिवपूजन, आपका इस पे कोई कमेंट है अनामिका जी के इस बयान पे? एक और कमेंट हाँ, एक कमेंट है। भाजपा को चाहिए था कि जो वो कीचड़ लगा हुआ पजामा में तस्वीर दिखाते हैं तो भाजपा उस पर टीका टिप्पणी करती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने जो कीचड़ उछलाया इनके तमाम जो बड़े नेता हैं उस पर इनको आकर के आक्रामक रुख अपना करके ना सिर्फ अपनी सफाई बल्कि पूरा एकदम स्ट्रांगली अपने पोजीशन को एसर्ट करना चाहिए था। पूजन जी, वो नहीं सबने हुआ एक तो दो बार प्रशांत किया। किशोर नहीं नहीं अनामिका जी, मैं तो हर रोज रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। जिस जी तरीके से पूजन आप जी, लोग रोज क्या हमलावर आप इस होकर बात बताइए, मैं रोज आप पर जिस देखिए, तरीके से आप वो कुछ भी मैं आपसे कह सकती दूसरी हूँ बात पत्रकारिता अनामिका में जी, बेईमानी कर रहे हैं, आप मुझसे कह सकते हैं मैं बेईमानी कर रही हूँ। इस क्योंकि कहने का कोई अर्थ अनामिका जी नहीं। दूसरी बात अनामिका एक जी, और है। दूसरी बात एक और है कि यहाँ पर जो है कीचड़ उछलाने के अलावे एक महत्वपूर्ण बात ये है, और इस बात से अनामिका जी थोड़ा सा खुश भी होंगी, बहुत पुरानी मित्र है तो थोड़ी लिबर्टी मैं ले सकता हूँ। फर्स्ट बात यह है कि देखिए, अगर एनडीए से कोई डिसग्रंट वोटर है, अगर प्रशांत किशोर मौजूद नहीं होते तो वो डिसग्रंटल्ड वोटर, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है, वो डिसग्रंटल्ड वोटर किस तरफ जाता? जाहिर तौर पर वो महागठबंधन का रुख करता। लेकिन अभी के जो समीकरण उभरे हैं शंकर अनिमेश जी, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे डिसग्रंटल्ड लॉर्ड प्रशांत किशोर की तरफ जाएगा। और तभी प्रोफेसर साहब भी जो आंकड़ा रख रहे हैं ना, हमारा आंकड़ा बता रहे हैं कि तकरीबन 8 से 10% का वोट शेयर वो अपने पक्ष में स्विंग करा पाएंगे, जो कि उन्होंने उपचुनाव में करके दिखाया। तो इसका सीधा सीधा बेनिफिट मुझे दिख रहा है कि एनडीए को ही जाना है। अच्छा, मतलब कि शिवपूजन की जो थ्योरी है कि वो बेसिकली बीजेपी के बी टीम है, तो अनामिका जी आपको खुश होना चाहिए। जी भगवान, आपको इस मेरी पे बात सुनो, शिव पूजन, भगवान आपको इस पे ऐसी ड्यूटी भगवान दुश्मन को भी ना दे, ऐसी ड्यूटी किसी क्योंकि के पास ना हो। क्योंकि पहले लोगों को यही वो लगा था अपने कि वो आप में एक टीम है, वो अपने आप बीजेपी में की ही बी एक टीम टीम है। है, वो बिल्कुल किसी की बी टीम नहीं नहीं, हो मैंने सकती। टीम नहीं कहा, ठीक मैंने है, कहा उसका उनके मैं उनका जवाब दे रही हूँ। हाँ, उनके प्रेजेंस से आपको फायदा है, आपको फायदा उनके मिलेगा, प्रेजेंस से लेकिन आपको फायदा है। हाँ, मैंने बी टीम नहीं कहा टीम अनामिका, नहीं बाद कहा, में लड़ाई लेकिन नहीं करो। उसका नहीं, इंटरप्रिटेशन ये है कि लेकिन कई बार क्या होता है ना कि प्रोफेसर साहब, अंतिम टिप्पणी आपसे कि जब किसी को गद्दी पे बिठाया जाता है, वो किसी की भी बी टीम हो या किसी ने उसको गद्दी पे बिठाया, जब उसको लगता है कि ये तो जो पाई है ये बहुत बड़ा है, तो उसमें वो खुद राजा की तरह फिर से वो अपनी चालें खुद चलने लगता है। अगर किसी ने उसको ये काम सौंपा भी, लेकिन प्रशांत किशोर को ये लगा कि भाई ये तो बिहार की एक पूरी तकदीर बदली जा सकती है और बिहार में जो पॉलिटिकल वैक्यूम है उसको भरा जा सकता है, तो प्रशांत किशोर आज की तारीख में वो किसकी ए टीम है या बी टीम है, उससे शायद प्रशांत किशोर आगे निकल चुके हैं। आपने जो कहा, बिल्कुल प्रशांत किशोर ने लोगों को अपने बुद्धि विवेक से इलेक्शन में हेल्प किया। फिर उनको लगा कि बिहार की जनता, बिहार के लिए जो कुछ भी करना चाहिए, जहां तक मैं समझ सकता हूँ, और वो अपने नैरेटिव्स को रख रहे हैं माइग्रेशन के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। तो उनको मुझे लगता है 5 से 10% वोट शेयर जा सकता है। उसके अलावा फायदा किसको होगा, घाटा किसको होगा, पता नहीं। लेकिन अभी मुझे लगता है बीजेपी के बाद दूसरा जो है, जो नैरेटिव और जनता के बीच में जा रहा है, वो प्रशांत किशोर की ही पार्टी है। महागठबंधन जब अपने सीटों को शेयर करेगी, इनकम एंटी इनकम्बेंसी हो सकता था, आरजेडी फायदा उठा सकता था, लेकिन मुझे नहीं लगता ये उठा पाएंगे। इनका खुद का जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं है, और एक बार जब लोगों को पुरानी बातें याद आती है तो मुश्किल हो जाता है। तो मुझे तो यहाँ तक लगता है कि कांग्रेस अगर इस चुनाव में दिल्ली की तरह गठबंधन से अलग होकर लड़े तो शायद उनको सीट कम आएगी, लेकिन फ्यूचर के लिए वो तैयार हो पाएंगे। लेकिन कांग्रेस तो मिलके ही लड़ेंगे आरजेडी के साथ। मुझे लगता है प्रशांत किशोर इज आफ्टर द बीजेपी, Prashant Kishore is the one who is driving हेलो, the narrative and reaching out to the people. I don't see Mahagठबंधन as of now coming as a force in Bihar. So इस triangular contest में प्रशांत किशोर को मैं उभरता हुआ देख रहा हूँ, बढ़ता हुआ। ठीक है, तो इस टिप्पणी के साथ हम
अपने तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं। आदित्य राज जी, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अनामिका जी, आप हमसे जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिवपूजन, आपने जो पॉलिटिकल इंसाइट दिया उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखने वाली बात होगी कि ये नीतीश कुमार के घर में जो बवाल मचा है, या नीतीश कुमार की क्या सचमुच नाराजगी इस सीमा तक है कि वो अपने को असर्ट करते हुए, जो पिछले 6 महीने से पॉलिटिकल नैरेटिव बिहार में चल रहा है कि नीतीश कुमार तो अब बूढ़े हो चले हैं, उन्हें कुछ याद नहीं रहता और उनके फैसले कोई और ले रहा है। लेकिन ये जो रत्नेश सदा का केस हुआ है, जमा खान का जो मुद्दा आया है, उससे नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ी है। क्या सचमुच टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से हो रहा है या फिर गलत टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से बीजेपी अलायंस और एनडीए अलायंस जो है वो आने वाले दिनों में क्या बीजेपी की तरफ से और जेडीयू की तरफ से दबाव बढ़ेगा कि नीतीश कुमार को चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित करके बीजेपी चुनाव लड़े। क्या ये दबाव जेडीयू का अगला कदम हो सकता है? तो आप बने रहिए डायलॉग्स के साथ बाकी खबरों और वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।